ठीक है? तो आपका माइक म्यूट कर दूँ, थोड़ा वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। आपको जब बोलना हो गया आप अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट हमारे योगा वासिष्ठ में है, दैट इज़ आदि व्याधि। आदि व्याधि ऐसे डिसीज़ेज़ देखिए व्याधि होती है नॉर्मल, नॉर्मल लाइक इन आनंद इसमें ज़्यादा अच्छा है। आदिज व्याधि मतलब जिस वो डिसीजेस दो टाइप के डिसीज होते हैं। एक तो हमको जैसे कोई एक्सीडेंट से चोट लग गई या हमको किसी कीड़े ने काट लिया, उसमें हमारे मन का कुछ दोष नहीं था, कोई गलती नहीं थी, वो तो एक्सीडेंटली हो गया हमको, ठीक है? एक्सीडेंटली हम उसको फेस कर रहे हैं और हमको वैसे सिचुएशन से अब निकलना है अपना ट्रीटमेंट वगैरह जो भी करके। एक दूसरे डिसीजेस जो होते हैं जो हमारे मन से स्टार्ट होते हैं, मन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो वो डिसीजेस को बोलते हैं आदिज व्याधि। मतलब अपने मन से मन से मतलब स्ट्रेस की वजह से स्टार्ट होने वाले स्ट्रेस जिनका मेन जिनको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस। साइकोसोमेटिक मतलब जिनका जो रूट कॉज होता है दैट इज साइकोलॉजिकल। वो साइकोलॉजिकल होता है वो रूट कॉज। मतलब कहीं ना कहीं हमने किसी बात का स्ट्रेस लिया, हमने किसी बात पे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, उस वजह से हमको जो प्रॉब्लम्स होंगे दैट इज आदि से व्याधि। एक मैंने पीडीएफ इसमें शेयर किया था, दिख नहीं रहा है मुझे। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो पंचकोशास होते हैं, आपने पंचकोशा थ्योरी पढ़ी थी आप लोग के टाइम पे, पता है कुछ बताइए थोड़ा सा। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। 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 जी। हम्म। हम्म। हाँ, मन मन बुद्धि जो भी है, हाँ। हम्म। हम्म। आत्मा, हाँ, जो कि हमेशा आनंद स्वरूप होती है, उस पे किसी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। हमारे ऊपर की चीज़ों का, स्ट्रेस का, खुशी का, किसी चीज़ का उस पे इफ़ेक्ट नहीं होता। वो हरदम एक ही जैसी स्टेट में दैट मीन्स आनंद स्वरूप रहती है, इसलिए आनंद स्वरूप आत्मा बोलते हैं। तो जब साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़ होते हैं, मतलब तो वो क्या होता है उनमें, हमारे मनोमय कोशा को वो सबसे पहले डिस्टर्ब कर देते हैं। मनोमय कोशा मतलब हमने कोई चीज़ सोची या समझो हमारे सामने ऐसा कोई पर्सन आ गया जिस पे हम नाराज़ हैं या जिससे हमारी नहीं बनती। हम उसको देखेंगे या हमसे हमसे कुछ बात हो गई, तो हम सबसे पहले स्ट्रेस में चले जाएँगे, ये पर्सन क्यों आया है या हम उसको कुछ बोल देंगे या उसने हमको कुछ बोल दिया। सबसे पहले अपना मनोमय कोशा डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज़ मन में वो बात आई है, मन में विचार आया ना, तो मनोमय कोशा को डिस्टर्ब किया। मनोमय कोशा को डिस्टर्ब करने के बाद वो आगे विज्ञानमय कोशा में चले जाएगा। विज्ञानमय कोशा में जाने के बाद विज्ञानमय में भी जाएगा और साथ में बाहर के जो कोशास है मतलब हमारा प्राणमय, प्राणमय कोशा को डिस्टर्ब करेगा। सबसे पहले कैसे डिस्टर्ब करेगा, जब भी हम नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, किसी से तेज आवाज में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ब्रेथ अनकंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल के बाहर हम जल्दी जल्दी ब्रेथ करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई दो लोग झगड़ रहे होते हैं ना, तो कैसे उनको शांत कराया जाता है, बैठो बैठो पानी पी लो, क्योंकि वो इतना तेज ब्रेथ कर रहे होते हैं। क्योंकि उनका जो गुस्सा है ना, मनोमय कोशा का इफेक्ट आ गया प्राणमय कोशा पे, बाहर वाले कोशा पे, तो सांस बहुत तेज चलने लग जाती है। सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि मनोमय कोशा से प्राणमय कोशा डिस्टर्ब होता है। वो डिस्टर्ब हुआ, फिर उस अगर वो प्राणमय कोशा ज़्यादा देर तक डिस्टर्ब रहे, लाइक किसी का किसी से झगड़ा हुआ और 2-3 मिनट में वो शांत हो गया, आधे घंटे में शांत हो गया, तब तो ठीक है। लेकिन वो बार-बार वो पर्सन को किसी बात से नाराज़ हो जाता है, जैसे समझिए किसी कंपनी का बॉस ही है, अगर वो छोटी-छोटी बात पे अपने एम्प्लॉयी से बार-बार नाराज़ होगा, बार-बार वो गुस्सा करेगा, तो क्या होगा, उसका प्राणमय कोशा डिस्टर्ब होते, होते, होते डेली उसको बीपी का प्रॉब्लम, क्यों, प्राणमय कोशा डिस्टर्ब हुआ ना, तो ब्रेथ कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो उसको कोई ना कोई एक डिसीज हो जाएगी। डिसीज मतलब अन्नमय कोशा पे दिखेगी ना, हाथ या पैर वाइब्रेट होने लगेंगे। जो भी लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, उनका कभी देखिएगा हाथ ऐसे स्टेबल नहीं रहता, हमेशा वाइब्रेट करता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट वाइब्रेशन मोड में आ जाता है, जैसे हाथ पैर, किसी को कुछ और पोर्शन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ बोलने का मतलब ये है,
प्रॉब्लम शुरू हुई थी मनोमय मनोमय कोशा से, देन वो आई प्राणमय कोशा से। प्राणमय कोशा में अगर ज़्यादा दिन रुक गई वो प्रॉब्लम, तो फिर वो अन्नमय कोशा पे इफ़ेक्ट दिखाती है और वो काफ़ी दिनों तक चलता है। मतलब एक बार किसी को बीपी हो गया तो आपने सुना ही नहीं होगा कि 1 महीने बाद उसने क्योर कर लिया, वो तो ज़िंदगी भर 20 साल तक दवाई खाते फिर बीपी की। ज़्यादातर बीपी का रीज़न स्ट्रेस होता है, लेकिन किसी-किसी की कंडीशन में हेरिडिटरी भी होता है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। उनको मेडिसिन लेना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री में वो चीज़ है। लेकिन मेनली इसका रीज़न आज के टाइम में देखा जाए तो स्ट्रेस ही है। और स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है मनोमय कोशा को रिलैक्स रखिए, मनोमय कोशा को कंट्रोल में रखिए। तो ये जो व्याधि का कंसेप्ट है ये ऐसे है। तो धीरे-धीरे पूरा मनोमय कोशा डिस्टर्ब हो जाएगा, प्राणमय कोशा डिस्टर्ब होगा और उसके बाद अन्नमय कोशा डिस्टर्ब होने के बाद में पूरा बॉडी में विज्ञानमय और आनंदमय कोशा को उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आनंदमय कोशा वैसा ही मतलब अनअफेक्टेड होता है हर चीज़ों से, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कांसेप्ट महर्षि वशिष्ठ ने बताया श्री राम को कि आप जो बाहर सफरिंग देख रहे हो, दुःख देख रहे हो, तो दुःख का रीज़न ये है कि बीमारियाँ वो खुद ही हो रही हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से अटैच्ड हैं, उनकी मन की मर्ज़ी की चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, क्योंकि उनका प्राणमय कोशा डिस्टर्ब होता है, देन मनोमय, मनोमय देन प्राणमय और उसके बाद पूरा अन्नमय कोशा के बाद में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये उन्होंने तरीका बताया कि इनको कैसे इन चीज़ों को ट्रीट कैसे करते हैं, हाउ इज़ साइकोसोमैटिक इलनेस ट्रीटेड। अ, तो उन्होंने बताया वशिष्ठ जी ने स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल योगा टू डूइंग प्राणायाम आर आल्सो इफेक्टिव इन कीपिंग द माइंड एंड बॉडी हेल्दी। अगर हम सिंपल प्राणायाम का प्रैक्टिस भी करते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड रिलैक्स रहने लगेगा। हम मन मन हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। मन कंट्रोल में मतलब प्राण कंट्रोल में, और प्राण कंट्रोल में मतलब बॉडी कंट्रोल में। दूसरी बात, गुड और अच्छी डाइट लेना चाहिए। व्हेन यू ईट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड थिंकिंग एंड फीलिंग। सो डिसाइड द डाइट, अपनी डाइट को हमेशा डिसाइड करिए, बिकॉज वही डाइट आपके काम आने वाला है, वही आपको, क्योंकि डाइट का क्या काम करता है, सीधा प्राण हमारा अन्नमय कोशा बनाता है ना। जैसा हम खाएंगे वैसी हमारी स्किन ग्लो करती है। अच्छा खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, वैसी स्किन दिखती है। जंक फूड खाने वालों को 3-4 साल 5 साल बाद अभी तो अच्छे दिखते हैं बच्चे, लेकिन अगर लगातार खाते रहे तो अन्नमय कोशा पे उनके अफेक्ट होने लगता है निगेटिवली, और वो बीमार पड़ेंगे और बहुत सी चीज़ें उनके साथ में इस टाइप की होंगी। तीसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो साइकोसोमेटिक डिसीजेज होंगे ही नहीं। हम हमेशा कंट्रोल रहेगा, हमारा बिहेवियर कंट्रोल रहेगा, मतलब हमारा मनोमय कोशा, और मनोमय कोशा हमारा कंट्रोल रहेगा, दैट मीन्स हमारा प्राणमय कोशा, हमारे प्राणास कंट्रोल में रहेंगे। To let oneself away from the negativity, it is mandatory to practice the art of positive thinking। तो ये श्री वशिष्ठ ने उनको साइकोसोमेटिक डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए या क्योर करने के लिए तरीका बताया। बिकॉज जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसीज सुन के हमको हैरानी होगी कि इतने, केवल बीपी उसका एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। किसी को एसिडिटी सुना होगा, खाने के बाद बहुत एसिडिटी होती है, वो भी साइकोसोमेटिक है। मतलब जो बहुत स्ट्रेस लेता है उसको एसिडिटी होती है। हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम ऐसा क्या खा रहे हैं, हम तो सारे घर में जो लोग खाते हैं वही हम खाते हैं, फिर हमको एसिडिटी क्यों होती है? हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं बॉडी में पड़ा रहता है और उसकी वजह से हमको एसिडिटी होने लगती है। अब एसिडिटी अगर ज़्यादा दिन तक रह गई, ज़्यादा दिन तक एसिडिटी होती रही, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बन सकती है, वो दूसरे प्रॉब्लम्स भी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं वो बढ़ते बढ़ते एक सीवियर लेवल पे चले जाती है चीज़ें। डाइजेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो मेनली स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हम, या तो हमारा खाना बिना पचा हुआ पड़े रहता है, इस टाइप के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, वो सब उसी से होते हैं। बॉडी में कहीं पेन भी स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है नॉर्मली। हार्ट के डिसीजेस और न्यूरोमस्कुलर, मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी है वो सब भी स्ट्रेस की वजह से होता है। तो साइकोसोमेटिक डिसीज का कंसेप्ट कितना पुराना है, योग वशिष्ठ किस टाइम से है। ठीक है, इनको ट्रीट करने का तरीका उन्होंने बताया है महर्षि वशिष्ठ ने। बिकॉज श्री राम तो इसी वजह से परेशान थे ना, ये सारे लोगों की दुख तकलीफें, उनका सफरिंग, उनकी बीमारियां देख के, तो उन्होंने बीमारियों को बताया, रीजन बताया कि ये होता है बीमारियों का रीजन। अब कुछ दूसरी जो बीमारियां होती हैं उनका रीजन ये है कि एक्सीडेंटल चोट या कुछ भी लगा है तो उसकी वजह से। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट है, हाँ, योग वशिष्ठ में व्हाट आर द 4 गेट कीपर्स टू फ्रीडम, मोक्ष के 4 द्वार। इस पे भी शॉर्ट नोट्स या फुल नोट्स वगैरह आ सकता है।
मतलब इनको तो एक ओवरऑल पढ़ के रखिए आप लोग। आप किसी ने पढ़ा नहीं होगा शायद, मैंने सबको बोला था कि आपको पाँचों चैप्टर का एक समरी पढ़ना है, याद नहीं करना किसी को। पाँचों चैप्टर का समरी पढ़िए और 5th और 6th को थोड़ा एनालिसिस करिए। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है आप टिक करके उसको अलग रख लेना टॉपिक को और उस पे नोट्स बना लेना, ठीक है? तो कोई पॉइंट्स आपसे छूटेगा नहीं। तो इसमें 4 4 गेट कीपर्स दिए हुए हैं, शांति, विचार, संतोष एंड सत्संग। अब आपको 4 पॉइंट्स अगर पता है, तो आप कहीं से भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप गूगल पे पीडीएफ भी सर्च कर सकते हो इन पे, 4 गेट कीपर्स पे आपको अच्छे पीडीएफ मिल जाएँगे। कभी सर्च करना हो, तो इस पे भी कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल सर्च कीजिए, रिसर्च आर्टिकल। उसमें ना मटेरियल बहुत शॉर्ट होता है, प्रिसाइज़ होता है। उसमें ऐसे नहीं 15-20 पेज मिलेंगे आपको, 2 पेज में अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। तो सर्च करने का भी एक तरीका होता है कि आपको अच्छी ऑथेंटिक चीज़ कहाँ मिलेगी, ठीक है ना? तो जैसे आपने सर्च किया व्हाट आर द 4 गेट कीपर्स टू फ्रीडम, तो आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है? तो शांति, विचार, संतोष एंड सत्संग, ये हुआ। ऐसे ही इनको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं एक-एक चीज़ को मतलब अब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। शांति मतलब सेल्फ कंट्रोल और क्वाइटनेस ऑफ माइंड, मन की शांति, अपने आप को कंट्रोल्ड बिहेवियर रखना, दैट इज़ शांति। दूसरा है विचार, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब अपने विचारों को कैसे शुद्ध रखें हम। हम अपने खाने को शुद्ध रखते हैं तो हमारी बॉडी शुद्ध रहती है। हम बोलते हैं ना एकदम सात्विक खाना चाहिए तो हमारा मन, हमारा बॉडी शुद्ध रहती है। लेकिन हम अपने मन के लिए कोई उपाय नहीं करते। मन में तो जो मर्ज़ी आए सोच लेते हैं, किसी के लिए भी बुरा। तो ये फूड है हमारे माइंड का है ना? 2 टाइप के फूड रहता है ना, एक तो हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जा रहा है, लेकिन जो हम विचार सोच रहे हैं वो हमारे ब्रेन का खाना है ना। हमारे ब्रेन का खाना क्या है? विचार। आप जितना उसको खाना खिलाओगे, जिस टाइप का खाना खिलाओगे वैसा आपका माइंड बन जाएगा। आप अच्छी चीज़ें खाओगे, तो आप सात्विक बनोगे। आप खराब-खराब सोच रहे हो दूसरे के लिए, तो हमको लगता है हम तो दूसरे के लिए खराब सोच रहे हैं, इसमें हमारा क्या खराब हो रहा है? पहले तो हमारा माइंड पॉल्यूटेड हो रहा है ना, हमारा मन दूषित हो रहा है खराब विचारों से, और दूसरे खराब विचार हमारे मन में यहाँ आए, वही मनोमय कोशा डिस्टर्ब हो गया हमारा। अरे उसने ऐसे किया, मैं अब तो वैसा कर दूँगी, मैंने ऐसे सोच ली, मैंने अब की बार आना है तो मैंने तो ऐसे बोल ही देना है। तो हम एक ही बात को स्ट्रेस के लिए जैसे लेके बैठे रहते हैं, ठीक है? अगर कोई बात हमको बुरी भी लगी है किसी की, तो हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना कि बैठ के बात कर लें। या आपको बिल्कुल ही वो पर्सन पसंद नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव लोग भी हमारे आस-पास होते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं? हम उनको कभी चेंज नहीं कर सकते। कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं होता। हम बोल चुके होते हैं अपनी बात। तो हमारा क्या रोल है फिर, है ना? अगर हम योग में हैं तो हमको उसका टेक्निक पता होना चाहिए कि हम अपने आप को चेंज कर लें। अपने मन को चेंज कर लें कि सारी दुनिया में कोई हमारे जैसा थॉट वाला हमको नहीं मिलेगा। हमको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है। आप लोगों ने पतंजलि योग सूत्र का अभी पढ़ा नहीं है शायद आप लोग को। पतंजलि योग सूत्र हो गया आपका? नहीं, आपको शायद सेकंड यूनिट में है अभी ना? इसी के बाद है। हाँ, तो उसमें अच्छा पढ़ने मिलेगा आपको ये वाला कांसेप्ट कि हम लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। 4 टाइप के जो लोग होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करके चले कि हमारा मन शांत रहे, है ना? क्योंकि ये तो हर कोई सिखा देता है कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, रिलैक्स रहो और कुछ किसी के बारे में खराब मत सोचो। बट ये कोई नहीं बताता कि जो खराब लोग होते हैं उनको कैसे हम ट्रीट करें। वो हमको कंटीन्यूअसली नेगेटिव चीज़ें दे रहे हैं। हाँ, ये मैत्री करुणा मृदोपेक्षा वो वाला, वो बहुत अच्छा कांसेप्ट है कि हमको डेली लाइफ में वो चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ती हैं, तो हम कैसे उनको डील करें ऐसे लोगों को। तो बहुत अच्छा है वो कांसेप्ट। मेरा डिसर्टेशन का था वो टॉपिक, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, चित्त प्रसादनम। तो वो उसके थ्रू हम सीख सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, ये कांसेप्ट बहुत पुराने हैं, लोग अब उनको अप्लाई करने लगे हैं। पहले तो लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ऐसे आउटडेटेड चीज़ें लगती थी कि क्या ग्रंथों में लिखा हुआ तो हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होगा आज के टाइम में। ऐसा नहीं है, बट वो बहुत एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो ऐसे उसके बाद 4 गेटकीपर्स होता है, शांति, विचार, उसके बाद संतोष, कंटेनमेंट। हमारे पास जो भी है उसमें एक कहीं पे संतुष्टि की भावना हमारे अगर अंदर होगी, तो हम उतने ही रिलैक्स रह पाएँगे। अगर हम संतुष्ट होंगे ही नहीं, जैसे कि हमारी जो फैमिली है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो फैमिली है, अगर हमारी फैमिली में जो लोग हैं, अगर हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और हम दूसरों से कंपेयर करेंगे और उनकी फैमिली में देखो, उनकी मदर इन लॉ उनके साथ कितना काम करवाती है, वो देखो कितना अच्छे से बात करती है, उनके हस्बैंड देखो उनसे कितना, ये जनरल रहता है लेडीज में इस टाइप का, और वो उस वजह से परेशान रहता है लेडी। और जेंट्स का कुछ अलग डिफरेंट रहता है, देखो उनके यहाँ देखो कितना अच्छा है, वो बाहर भी काम करती हैं, घर का भी इतना अच्छा संभालती है, सबकी ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है।
हम ये नहीं सोचते जो हमारे पास है वो दूसरों से बेटर भी हो सकता है। तो जो क्वालिटीज़ है वो हम कभी नहीं देखते, जो नहीं मिल रहा वो देखते रहते हैं। ये नहीं मिल रहा, ये नहीं किया, उन्होंने किया, इन लोगों ने किया बट मेरे भाई ने किया, मेरी भाभी के लिए किया, बट मेरे हस्बैंड ने नहीं किया। इस टाइप की चीज़ें हम सोचते हैं। तो एक जनरल आजकल के इसमें टर्म में अगर देखा जाए, तो अगर हमारे पास जो है व्हाटएवर वी हैव, अगर हम सैटिस्फाइड हैं उससे, तो ये बहुत अच्छा एक की है खुश रहने के लिए। तो जो मोक्ष के द्वार इसीलिए बोले गए कि अगर ये चीज़ें हमने अपना ली तो हमको मोक्ष मिलेगा। क्यों मिलेगा? कोई इच्छा ही नहीं बचेगी ना हमारे पास, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं बचेगा। और चौथा है सत्संग, मतलब गुड कंपनी। बिकॉज़ जिस टाइप के भी लोगों के साथ में हम रहते हैं, वैसा ही हमारा मन और आचरण वैसे ही बन जाता है। तो जितना हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो उतने अच्छे विचार हमारे मन में आएँगे, उतना हम अच्छी चीज़ें अप्लाई करेंगे। और वही चीज़ है कि कोई भी टाइप की वृत्तियाँ हमारे मन में नहीं रहेंगी, कि एक्सपेक्टेशन, अविद्या और जो भी जिस टाइप की चीज़ें हैं, सत्संग करने से, अच्छे विचारों की वज़ह से हमारा मन भी शुद्ध होते जाएगा धीरे-धीरे, और ये चारों हमारे मोक्ष के लिए हेल्पफुल होंगे। ये तो ये गेट कीपर्स है। तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ें आती हैं तो पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। और सर 36 हुआ ना, दो और डिस्कस कर लेते हैं। संतोष सत्संग, और एक ज्ञान की सप्त भूमिया वगैरह भी, वो भी मैंने बताया था उस दिन। किसको बताया था? हाँ, वो जो स्टूडेंट थे ना, उस दिन सभी लोगों को बोला था कि आप लोग रेडी करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। और एक कंसेप्ट था, मैंने उस दिन बताया नहीं था, आप हैं तो चलिए आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एक मोक्ष का कंसेप्ट दिया हुआ है निर्वाण प्रकरण में। मुक्ति दो टाइप की है। हाँ, अकॉर्डिंग टू युग युग वासिष्ठ, मुक्ति दो टाइप की है। वैसे भी दो ही टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। अगर मोक्ष पे आ जाए आंसर लिखने के लिए, तो आपको इस टाइप से स्टार्ट करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि दो टाइप का है। देन उनके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि कौन कैसा है। तो जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन रहते हुए सारी इच्छाओं से परे हो जाना। मतलब यही जो हमने चार अभी गेट कीपर्स देखिए, समझिए किसी ने अप्लाई कर लिए, हम तो नहीं कर पाते पूरे तरीके से, कहीं ना कहीं हम इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं, पढ़ाई करते वक्त याद आता है, और फिर हम अपनी लाइफ जीते हैं जैसे जीना है, फ्रीली जीते हैं। हमको जो मुंह में हमने बोल दिया, बाद में थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ, तो थोड़ा रिग्रेट भी हो गया कि अरे क्यों बोल दिया, इस टाइप का। लेकिन थोड़ी बस फिलोसॉफिकल रह जाती है, बुक्स में रह जाती हैं ये बातें। लेकिन जिसने अप्लाई कर लिया वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन रहते हुए भी वो सब चीज़ों से मुक्त है, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया जीवन रहते हुए। जैसे कि भगवान बुद्ध थे, है ना? उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया था, मतलब उन सब चीज़ों से वो परे हो गए थे। खराब, अच्छा, सुख, दुःख, कुछ उन चीज़ों का उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब जीवन रहते हुए उनकी सारी इच्छाओं से वो परे हो चुके थे। और अगर महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो चित्त की सब वृत्तियों का उनके नाश हो गया था। मतलब ना ही उनका कोई शत्रु था, ना इंटरनल शत्रु, ना बाहरी कोई शत्रु। इंटरनल मतलब क्रोध, मोह, लालच वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ नहीं बची। दैट मीन्स वो पूरी तरह से प्योरीफाई हो चुके थे। जीवन जीते हुए ही वो मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे। सिर्फ उनका शरीर ही था वो मोक्ष को प्राप्त, उनकी आत्मा अब दोबारा इस शरीर, इस संसार के संसार का जो चक्र है ना, एक जो साइकिल है, बर्थ रीबर्थ ही, उससे उनकी आत्मा मुक्त हो गई जीवन जीते हुए। हम जनरली इंसान की कब होती है? इंसान का होता ही नहीं है, नॉर्मल पर्सन का। वो तो मर जाता है, इच्छा लेके ही मरता है। अरे नई कार खरीदी थी 1 महीने पहले, बट मेरे को तो हार्ट में पेन हो रहा है, अब तो मैं मर जाऊँगा, मेरी कार तो दूसरे लोग ही चलाएँगे। रह गई ना इच्छा, तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। वो बैलेंस करने के लिए जो कर्मास रह गए ना, जो उनकी इच्छा रह गई, वो इच्छा के लिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है फिलोसफी के अकॉर्डिंग, कि मतलब फिलोसफी हमारी जो चलती है इंडियन फिलोसफी, उसमें ऐसे बोला जाता है कि बर्थ रीबर्थ का साइकिल चलते रहता है। कब तक चलेगा? जब तक हमारे मन में मृत्यु वक्त पे एक भी इच्छा रह जाएगी। तो जो जीवन मुक्त हो गया, मतलब उसने जीते जी सारी इच्छाएं खत्म कर दी। कैसे खत्म की? उन्होंने सोच लिया कि अगर आज भी मुझे मृत्यु आ जाए तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। जो मैंने भरपूर अपने जीवन का आनंद ले लिया, मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है। अगर वो इस टाइप का सात्विक, उसके टाइप सात्विक विचार है, तो उसको दोबारा जन्म लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। ओ। जी। जी जी जी।